नमस्कार दोस्तों, मैं उदय तिवारी एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास की जो एक श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिटिश पॉलिसी में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि अंग्रेजों की कौन कौन सी ऐसी नीतियां रही हैं जिसके कारण से उनका भारत में आधिपत्य स्थापित हुआ, भारत की जनता का, भारत के व्यापार का, भारत के हस्तशिल्प का शोषण कैसे उन्होंने किया और कैसे ये परिस्थितियां बनती हैं कि ये अंतिम में 1857 का एक विद्रोह हमें देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसी को हम यहाँ पर 3 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। आज के वीडियो को आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे पहले पुराने वीडियोस को देख लें, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में सुविधा होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने व्यूज़ को हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश नीति या ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश पॉलिसी को हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 पॉलिसी के तहत या इन्हीं 3 नीतियों के तहत 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी पॉलिटिकल पॉलिसी, राजनीतिक पॉलिसी क्या क्या रही है, इनको हम देखते हैं। राजनीतिक नीतियों में हम सबसे पहले देखते हैं एक तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। इसी में दूसरी जो नीति हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलय का सिद्धांत। या इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दूसरा जो है इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में हम देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। इसी को आप इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरी है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये 3 भू राजस्व से संबंधित व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम आर्थिक नीतियों में पढ़ेंगे। और तीसरा है सोशियो रिलीजियस पॉलिसी, सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण में हम पहला देखते हैं एक तो सती प्रथा पर एक एक्ट बना था, दूसरा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो ये प्रमुख 3 नीतियां हैं जिन्हें हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। एक तो है आपका सहायक संधि। भारत में सहायक संधि के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के माध्यम से हैदराबाद, मैसूर और तंजौर इन 3 स्टेट्स को पहली बार अपने राज्य में या बोल सकते हैं ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। इन्हें आप याद रखने के लिए SMT का यूज कर सकते हैं। 1798 में हैदराबाद को, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, ये 3 प्रांत सबसे पहले सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी इसका हम और आगे देखेंगे कि वास्तव में सहायक संधि क्या थी। दूसरा है राज्य विलय का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी ने दिया था,
जिसमें जो दत्तक पुत्र को की जो थ्योरी थी या एडॉप्टेड सन की थ्योरी, उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया। यानी कि अगर किसी राजा के उसकी खुद की संतान नहीं है तो किसी भी लड़के को गोद लेकर या अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके माध्यम से सतारा को अपने राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया था। इसके अलावा जैसे कानपुर है, झांसी है, ठीक है, नागपुर है, इन सारे राज्यों में को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दूसरी ओर हम देखते हैं सोशियो रिलीजियस रीजन, जिसमें सामाजिक धार्मिक कारण पहला था सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर भारत के एक व्यक्ति रहे, समाज सुधारक रहे, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक दोनों ने मिलकर सती प्रथा के खिलाफ 1829 में एक कानून बना दिया, जिससे सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके कारण से भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जो उनकी विचारधाराएं थी उस पर आघात पहुंचा। इस कारण से भी आगे चलकर देखेंगे ये विद्रोह का एक कारण बनता है। इसे जब हम सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे उसमें हम और डिटेल में इसको देखेंगे। दूसरा था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में विधवाओं के पुनर्विवाह को करने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है आर्थिक नीति। आर्थिक नीति में हम सबसे पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, इसे ही हम इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत ब्रिटिश भारत का 19% राज्य क्षेत्र शामिल हुआ करता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र सम्मिलित था और 30% ब्रिटिश भारत महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आया करता था। तो हम सबसे पहले इन आर्थिक नीतियों को आज समझते हैं और उसके बाद बाकी चीजों को भी हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में हम देखते हैं कि 1765 के पश्चात, जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के दीवानी अधिकार दे दिए थे। अब जब दीवानी अधिकार यानी कि राजस्व वसूली के अधिकार अंग्रेजों के पास चले जाते हैं, तो अंग्रेजों ने एक सोचा कि क्यों ना हम अपना वर्चस्व और बढ़ा दें और यहाँ पर एक स्थायी सरकार या अपना कंट्रोल जो है स्थायी बना लें। इसके लिए उन्हें एक बड़ी आर्मी की रिक्वायरमेंट होनी थी, ठीक है। आर्मी बनाने के लिए उनको चाहिए था धन। तो रेवेन्यू को परमानेंट करने के लिए इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को काम दिया। तो 1772-73 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्विनक्वेनियल का मतलब होता है पंचवर्षीय राजस्व कलेक्शन की एक व्यवस्था, क्विनक्वेनियल सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। पंचवर्षीय राजस्व कलेक्शन की, राजस्व की वसूली की व्यवस्था को ये स्टैब्लिश करता है, जिसमें इसने क्या किया, डायरेक्टली किसानों से राजस्व वसूल करने के अधिकार कुछ लोगों को दे दिए। इसके लिए ये बिडिंग बुलाते थे। बिडिंग में जो हायर बिडर होता था, जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, उसे राजस्व वसूली के अधिकार दे दिए जाते थे। और ये जो वसूली का कार्यक्रम था वो साल दर साल चलता था, 5 साल के लिए। ऐसे में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि किसी साल राजस्व की वसूली ज्यादा हो रही, किसी साल कम हो रही है। कभी भी ये जितना इनका एस्टिमेट हुआ करता था, मतलब एक बोल सके टारगेट, तो उस टारगेट को ये अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ प्रोविजन लाया जाए जिसके कारण से राजस्व वसूली की जो व्यवस्था है वो फिक्स हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत आते हैं तो उन्होंने देखा कि जो किसान हैं, जो जमींदार हैं, वो लगातार कर्ज के बोझ तले दबे चले जा रहे हैं। भारत का हस्तशिल्प उद्योग, भारत की कृषि व्यवस्था, भारत की क्या कहते हैं जो हैंडीक्राफ्ट हैं, ये सब लगातार पतन की ओर चले जा रहे थे। केवल एक वर्ग ऐसा था जो बढ़ रहा था, वो था कर्ज देनदारों का वर्ग। जो कर्ज दिया करते थे उनका वो लगातार बढ़ रहे थे, और बाकी किसान और जमींदार या खेती करने वाले लोग ये लगातार गिर रहे थे। इनकी स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही थी।
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर, एक अंग्रेज अधिकारी था सर जॉन शोर, इनको इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हैं और इन्हें एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहते हैं कि आप अब यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश करें। उसके पहले मैं आपको बता दूं 1784 का जो चार्टर एक्ट आया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को अधिकार दे दिए गए। फिर 1784 में जब एक्ट आया था तो उस एक्ट में ये प्रोविजन लाया गया कि अब राजस्व की वसूली को फिक्स कर दिया जाए। तो आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि राजस्व की वसूली को फिक्स करने के लिए पहली बार प्रोविजन कब आया, तो आप देख सकते हैं कि 1772 के बाद 1784 के एक्ट में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर राजस्व की वसूली का अधिकार के लिए जो सर जॉन शोर कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ। सर जॉन शोर जो है ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे बोर्ड की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो बोर्ड था उसके प्रेसिडेंट थे। उनके रेवेन्यू कलेक्शन का जो बोर्ड था उसके प्रेसिडेंट थे। इनके एक रिकॉर्ड कीपर थे जेम्स ग्रांट। तो इन दोनों ने अपना अपना व्यू दिया। तो सर जॉन शोर का कहना यह था कि जो जमींदार हैं वो एक्चुअल में लैंड के ओनर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं। तो जमींदारों को लैंडलॉर्ड बना दिया जाए और गवर्नमेंट या स्टेट को ये राइट्स है कि एक कस्टमरी बेनिफिट्स वो जमींदारों से ले सकता है। तो जेम्स ग्रांट का ये कहना था कि स्टेट जो है वो अल्टीमेट ओनर होता है जमीन का, और वो जब चाहे जिसके साथ, चाहे जमींदारों के साथ वो अपना सेटलमेंट बना ले, चाहे तो वो रैयतों के साथ यानी कि जो किसान थे उनके साथ डायरेक्ट अपना रिलेशन बना ले, और किसी से भी चाहे जमींदार हो या फिर किसान हो उनसे राजस्व की वसूली की जा सकती है। लेकिन 1789 में जब सर जॉन शोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया और अब यहां पर 3 क्लास बन जाते हैं। एक बनता है स्टेट यानी कि राज्य, दूसरा था जमींदार और तीसरा बनता है रैयत। तो राज्य यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों को एक्चुअल लैंडलॉर्ड माना गया, यहीं से लैंडलॉर्ड की जो शब्दावली है उसका जन्म होता है। ठीक है, इन्हें ही वास्तव में भूस्वामी मान लिया गया। रैयत यानी किसान, तो जमींदार जो होगा वो राज्य को एक निश्चित तिथि के पहले, ठीक है, मान लीजिए कोई एक डेट दे दी गई, तो उस डेट का जो सनसेट होगा उसके पहले राजस्व जो होगा वो राज्य को सबमिट कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए। तो मैं यहां पर हम जो बात कर रहे हैं इसी को हमने नाम दिया है स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। 1789 में सर जॉन शोर कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया और इनिशियली ये एक साल के लिए ट्रायल बेसिस पर रन किया गया, जिसमें 10 वर्षों के लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया कि आपको 10 वर्षों तक इतना ही रेवेन्यू देना होगा। लेकिन ये जो कलेक्शन था वो एनुअल हुआ करता था और इसमें 3 कैटेगरी बना दी गई, स्टेट, जमींदार और रैयत। स्टेट को जमींदार जो होगा एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त के पहले एक राजस्व का एक हिस्सा स्टेट को जमा करेगा और बाकी हिस्सा जो होगा वो जमींदार अपने पास रख लेगा। इसमें रैयत को कुछ नहीं मिला, जो किसान थे उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इसके जो प्रोविजन है उसमें से एक अगला प्रोविजन ये था कि जो जमींदार हैं वो एक्चुअल ओनर होंगे और निश्चित तिथि के सूर्यास्त के पहले 89% भाग टोटल रेवेन्यू का 89% ये राज्य को जमा करेंगे और 11% अपने पास रखेंगे। जमींदार एक पट्टा इशू करेगा कि इन रैयतों को, ये जो किसान मजदूर थे उन्हें उन किसानों को एक पट्टा इशू करेगा जिसमें उनकी जमीन का आकार, जमीन से उत्पादित किए जाने वाले राजस्व की मात्रा या जो अमाउंट था वो उस पर मेंशन करेगा और वो डेट मेंशन करेगा जिसके पहले यहाँ पर ये राजस्व जमा कर दिया जाना चाहिए। तो ये 1793 के स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के प्रोविजंस थे जिन्हें 1793 में
परमानेंट कर दिया गया, स्थायी रूप से 10 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया और आगे के 30 से 40 वर्षों में इसका रिव्यू किया जाना था। यानी कि अब यहाँ से अंग्रेजों को एक फिक्स रेवेन्यू कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी जिसके ये प्रमुख बिंदु थे। अब इसमें हम समझते हैं कि आखिर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा लाभ हम ये देखने के लिए पाते हैं कि अंग्रेजों को, या जो कंपनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर हर साल राजस्व की दर को निर्धारित करने के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 10 वर्षों के लिए ये फिक्स कर दिया गया है कि आपको यहाँ पर एक परमानेंट अमाउंट जो होगा वो 10 वर्षों तक पे करना होगा। यानी कि अब यहाँ पर माथापच्ची और फाइनेंस वगैरह की दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और इससे राज्य को एक स्थायी राजस्व की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ जो जमींदार थे उन्होंने बहुत इंटरेस्ट इसमें शो किया, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है साल दर साल बढ़ने लगे। इसके लिए कुछ जमींदारों ने क्या किया, जो कुछ खेत ऐसे थे जहां पर प्रोडक्शन नहीं होता था, तो नए नए खेतों को शामिल करना शुरू कर दिया और नए नए खेतों पर भी खेती की जाने लगी, जिससे कि राजस्व में वृद्धि होती है। दूसरा, खेती के नए नए तरीकों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे मल्टी क्रॉपिंग है। ठीक है, इसके अलावा रोटेशन क्रॉप्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। तो राजस्व जो है वो, क्योंकि एक बार फिक्स हो चुका है, तो अब इसके ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि राजस्व फिक्स हुआ आपका 100 रुपए, अब 100 से ज्यादा आप जितना प्रोड्यूस करेंगे वो सब आपका है। तो इससे जमींदारों की भी इनकम बढ़ने लगी। जमींदारों के अलावा कुछ जो अच्छे जमींदार थे उन्होंने रैयतों को भी उसमें से हिस्सा देना शुरू कर दिया। तो ये जो रैयत थे उनका शोषण भी यहाँ पर कम होने लगा। यानी कि रैयतों का शोषण, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो भी अब यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, जब कृषि की उत्पादकता नए नए तकनीकों का उपयोग करने से बढ़ी, तो इससे बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ती है। अब जब बंगाल की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो बंगाल में यहाँ पर हम देखते हैं रिफॉर्म होगा। रिफॉर्म कैसा होगा? सामाजिक सुधार होंगे। ठीक है, यहाँ पर लोगों की जो जीवन शैली है उसमें सुधार होगा। कला, संस्कृति, इन सब का क्षेत्रों में विकास होना शुरू होता है और बंगाल शीघ्र ही पूरे देश में एक धनी राज्य बन जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लॉयल लैंडलॉर्ड का एक क्लास उत्पन्न होता है। आप इसे बोल सकते हैं वर्थ ऑफ लॉयल लैंडलॉर्ड्स। लेकिन ये लैंडलॉर्ड जो थे ये किसके प्रति लॉयल थे? ईमानदार धनी वर्ग का एक उदय होता है। तो यही धनी वर्ग 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हैं। यानी कि अंग्रेजों को इससे कहीं न कहीं बेनिफिट देखने के लिए मिला। बहुत सारे किसान जो थे उनके शोषण को यहाँ पर थोड़ा सा आराम मिलता है, उनका शोषण रुक जाता है। लेकिन इस परमानेंट सेटलमेंट से कुछ नुकसान भी हुआ है, उस नुकसान को भी हम समझते हैं। कुछ जमींदार ऐसे थे जो बिल्कुल ही निष्क्रिय थे, उन्हें अपने किसानों से, अपने रैयतों से और अपनी जमींदारी से बहुत विशेष मतलब नहीं था। तो वो शहरों में रहकर अपनी विलासितापूर्ण जीवन व्यापन कर रहे थे, जिसके कारण से उन्होंने खेती किसानी पर ध्यान नहीं दिया। इस कारण से जो उनकी जमीनें थी वो अंतिम में नीलाम कर दी गई और अंग्रेजों के दूसरे जमींदारों को दे दी जाती हैं। तो हम देखते हैं एक ये इसका नुकसान होता है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जब एक नियम बनाया गया था जिसे हम बोलते हैं सूर्यास्त कानून, तो सूर्यास्त के पहले अगर जमींदार यहाँ पर राजस्व नहीं जमा कर पाते हैं तो उनकी जमीन की जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारे जमींदार जो है वो भी उनकी जमींदारी भी छीन ली गई। ठीक है, दूसरा जिसका इसके कारण प्रोडक्शन को फिक्स करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी वर्ष किसी कारण से फसल का उत्पादन प्रॉपर नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे अकाल हो गया, बूढ़ा आ गया या सूखा पड़ गया, तो इस कारण से सूर्यास्त कानून के तहत वहां राजस्व को जमा तो करना जरूरी था। इस कारण से भी बहुत सारे जमींदार और किसान जो है उनका शोषण भी शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इसकी कमियां रही हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के तहत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र जो है वो भारत में सम्मिलित हुआ करता था उस समय अंग्रेजों के राज्य में। ठीक है, दक्षिण भारत में जो
क्षेत्र रहे हैं दक्षिण भारत में, वहां पर खेतों का आकार जो है इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। ठीक, तो वहां पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट रैयतों से, जो किसान हुआ करते थे, उनसे राजस्व वसूली के लिए एक प्रोविजन लाते हैं जिसे हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, इन्होंने पहली बार मद्रास में और उसके बाद बॉम्बे में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, क्योंकि राजस्व की वसूली डायरेक्ट रैयतों से कर रहे हैं, यानी कि जो कृषक वर्ग था, इस कारण से इस व्यवस्था को हम बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र फल रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आया करता था, जिसमें राजस्व का आधा भाग राजस्व के रूप में, टोटल उत्पादन का आधा भाग राजस्व के रूप में दिया जाना था। और पंजाब वाले क्षेत्रों में, जहां पर गांवों को महाल कहा जाता था, भू राजस्व की यही व्यवस्था जब लागू की जाती है तो उसे हम महालवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का प्रभाव देश की कृषि अर्थव्यवस्था एवं उत्पादन पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के पहले अभी तक जो किसान हम देख रहे हैं, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब है कि उन्हीं चीजों का केवल उत्पादन करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है, यानी कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए हमें जिन फसलों की आवश्यकता है केवल उनका ही उत्पादन किया जाएगा। लेकिन अब जब ब्रिटेन में एक औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, तो उन्हें रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट है, और रॉ मटेरियल की जो डिपेंडेंसी है अंग्रेजों की, वो भारत पर है, भारत की कृषि व्यवस्था पर है। इस कारण से उन्होंने अब भारत में सबसिस्टेंस फार्मिंग की जगह पर कैश क्रॉप्स, नगदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और भारत में शुरू होती है FDI इन एग्रीकल्चर। भारत में कृषि क्षेत्र में अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है, यानी कि विदेशी जमा पूंजी का, विदेशी पूंजी जो है उसको भारत में कृषि क्षेत्र में निवेशित किया जा रहा है। इससे भारत में नई नई फसलों के उत्पादन को बल मिलता है। किसानों को अब उन फसलों का उत्पादन करना था जो एक रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति को बल दे सकें। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कॉटन है, कॉफी है, टी है, ठीक है, ऐसी फसलों का उत्पादन शुरू हो जाता है, सिल्क है, नील है। ठीक है, तो इन फसलों का उत्पादन हम भारत में शुरू होगा, जिन्हें हम नगदी फसल कहते हैं, क्योंकि विश्व में, यूरोपियन कंट्रीज में भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, यानी कि इंडियन कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इंडियन कॉटन की डिमांड के कारण भारत में अब कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। दूसरी ओर चाइना का चीनी और चाय पर एकाधिकार स्थापित था, तो चीनी और चाय के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए भारत में अब चाय का उत्पादन भी शुरू करते हैं। तो भारत में पहला चाय बागान 1835 में आसाम में खोला जाता है। ये चाय आपको 1838 में लंदन में बेची जाती है। ठीक है, उसके बाद भारत की पहली चाय फैक्ट्री 1839 में असम में ही खोली जाती है। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश की चीन पर निर्भरता थी वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन दूसरी फसलों पर, नकदी फसलों पर भी जोर देना शुरू किया। ठीक है, नील की खेती अलग की जा रही है क्योंकि वहां पर नील की डिमांड ज्यादा है। ओपियम यानी कि जो अफीम है, अफीम को चाइना के लिए ब्लैक मार्केटिंग की जाती थी, वहां पर चीन अफीम की तस्करी की जाती थी, तो इस कारण से अफीम का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। तो ऐसी फसलों का उत्पादन होता है जिससे अंग्रेजों को डायरेक्टली बेनिफिट मिले, और यही पैसा अब भारत में एक ऋण के रूप में भारतीय किसानों को मिलेगा। कई बार किसानों को अपनी फसलों को कम कीमतों पर भी बेचना पड़ा, क्योंकि जो रेट उन्होंने अंग्रेजों ने तय कर रखे थे उसी रेट पर यहाँ पर भारतीयों को अपनी फसलों को बेचना होता था। ठीक है, तो हम एक ऐसा दौर देखते हैं जहां पर
किसानों का शोषण शुरू होगा, क्योंकि भारतीय किसानों को अपने मन से कुछ भी उत्पादित करने का अधिकार नहीं था। दूसरा, उनकी फसलों के मूल्य भी यूरोपीय कंपनियां ही निर्धारित किया करती थी। तीसरा, हम देखते हैं कि यहाँ भारतीयों के लिए व्यापार पर टैक्स रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करते, टैक्स ज़्यादा लगा करता था। विदेशी व्यापार जो है वो कम, उस पर टैक्स नहीं होता था। या बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉटन है फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रिटेन में जा रहा है, वहाँ से कपड़े बनकर भारत आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो भारतीय व्यापारी है, भारतीय जो मिल मालिक हैं, वो उनके लिए उन्हीं कपड़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करते थे। इस तरीके से भारतीय कृषक जो है वो चक्रव्यूह के जाल में लगातार फंसता चला जा रहा था। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे कि इसी से भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग है वो प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरे हम जब किसानों की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे बंगाल है, ठीक है, वहाँ पर बंधुआ मजदूरी की प्रथा शुरू हो जाती है किसानों से, क्योंकि खेती अब जो है वो घाटे का सौदा होता चला जा रहा था। तो किसान अब खेती करने से उनका मन उचट चुका था और वो खेती करने के लिए इच्छुक नहीं थे। इस कारण से बहुत सारे किसान जो है खेती करना बंद कर देते हैं और ऐसी परिस्थितियों में बंधुआ मजदूरी शुरू होती है। इस बंधुआ मजदूरी को हम बिहार और उड़ीसा में कमियोंटी के नाम से जानते हैं। गुजरात में इसे हाल के नाम से जानते हैं और तमिलनाडु में इसे हम पन्नियाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में बंधुआ मजदूरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, और इसी के बाद हम देखते हैं 1786-87 में पूरे भारत में, क्योंकि लोगों ने खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बंद कर दिया था, तो खाद्यान्न फसलों की जो उपज है वो कम होती है। इस कारण से पूरे भारत में अकाल पड़ जाता है। ठीक है, और इस अकाल में भारतीयों का और शोषण शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसी में हम देखते हैं कि भारतीयों का ही पैसा लोन के रूप में भारतीयों को वापस मिल रहा है। ठीक है, भारतीय उद्योग धंधे जो हैं ये सब चौपट होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसे दादा भाई नौरोजी ने उनका एक थ्योरी था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन निकासी के सिद्धांत में इन सारी चीजों को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इन ब्रिटिश नीतियों को या ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का प्रभाव, उनके क्या प्रोविजंस थे, क्या उसके दुष्परिणाम हुए, इन सब चीजों को भी हम लोगों ने यहाँ पर आज के इस वीडियो में समझा है। आगे की चीजों को देखने और समझने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।